बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार टकरा रही थीं, जैसे कोई बेचैन हाथ शीशे पर दस्तक दे रहा हो। अनामिका हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में रसोई में खड़ी थी। स्टोव पर चाय उबल रही थी और साथ में एक कढ़ाई में आलू की सब्जी। आज उसका पहला दिन था इस घर में, शादी के बाद की पहली सुबह। पीछे से माया देवी की आवाज आई, बहू, नमक कम मत डालना, मुझे फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अनामिका ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पता नहीं क्यों, इस घर में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे दीवारें भी उसे चुपचाप देख रही हों। नाश्ता तैयार करके वो ड्राइंग रूम में ले आई। माया देवी गहरे हरे रंग की शॉल ओढ़े सोफे पर बैठी थी। उनकी नजरें अनामिका पर नहीं, बल्कि उसके पीछे कहीं टिकी थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हों। आओ बैठो, उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा। अनामिका चुपचाप बैठ गई। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम के कोने में रखी पुरानी अलमारी पर पड़ी। ये वही अलमारी थी जिसके बारे में विक्रम ने बताया था कि शादी के बाद ये तुम्हारी होगी। लेकिन दरवाजा आधा खुला था और अंदर उसे अपने कपड़े नहीं दिखे, बल्कि पुराने फीके कपड़े जिनमें हल्की सी सीलन की गंध थी। एक शॉल जिस पर सुनहरे धागों से एस लिखा था। अनामिका ने माथा सिकोड़ते हुए अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर एक लकड़ी का छोटा बॉक्स रखा था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से माया देवी की तेज आवाज गूंजी, वो मत छूना। अनामिका ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। माया देवी की आंखों में ऐसा डर था जैसे उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा हो जिसे देखना नहीं चाहिए। बारिश तेज हो चुकी थी और बाहर कहीं से हवा का एक झोंका आया। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल गया और एक फोटो जमीन पर गिर पड़ी। अनामिका ने उसे उठाया। तस्वीर में एक औरत थी, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली। बस फर्क इतना था, उसकी आंखों में एक सर्द, अजनबी सी मुस्कान थी। बरसात अब थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में ठंडक और नमी घुली हुई थी। घर के कोनों से टपकते पानी की आवाज जैसे हर दीवार के भीतर कोई राज फुसफुसा रहा हो। अनामिका ने खाना बनाया था, लेकिन माया देवी ने बहू का बनाया खाना बिना छुए रख दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। पर अनामिका को लगा ये सिर्फ बहाना है। उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, जो मुंह से बाहर नहीं आ रहा था। रात के करीब 11 बजे अनामिका पानी पीने रसोई में गई। तभी उसने देखा माया देवी अपने कमरे से चुपके चुपके निकल रही हैं। उनके हाथ में एक पुराना पीतल का डिब्बा था और वो सीढ़ियों से नीचे ताले वाले स्टोर रूम की ओर बढ़ रही थी। अनामिका के कदम अपने आप उनका पीछा करने लगे। स्टोर रूम के दरवाजे की झिर्री से उसने देखा माया देवी ने डिब्बा खोला, उसमें से एक पुरानी लाल चुनरी और टूटी हुई चूड़ियां निकाली। उनका चेहरा जैसे कोई गहरी यादों में डूबा हो या शायद किसी डर में कैद। लेकिन इससे पहले कि अनामिका कुछ सोच पाती, माया देवी ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उनकी आंखें सीधे अनामिका की आंखों से टकराईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया देवी की आवाज में ठंडक थी। अनामिका हड़बड़ा गई। मैं पानी पीने आई थी। मैंने बस माया देवी ने बिना कुछ कहे डिब्बा बंद किया, ताला लगाया और ऊपर चली गईं। उस रात अनामिका सो नहीं पाई। हर बार जब आंख बंद होती, उसे वो लाल चुनरी और टूटी चूड़ियां याद आ जाती और एक सवाल, आखिर माया देवी इस घर के स्टोर रूम में क्या छिपा रही हैं? सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ी, अनामिका ने हिम्मत करके स्टोर रूम का ताला खोलने का सोचा, लेकिन ताले में नई चाबी लगी हुई थी। मतलब माया देवी को पता था कि कोई उनकी चीजों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अनामिका के मन में शक और गहरा हो गया। वो जानती थी ये कहानी बस शुरू हुई है और इसके पीछे शायद इस घर का कोई पुराना खतरनाक राज छुपा है। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस आंगन में लटकता पुराना बल्ब हल्की सी टिमटिमा रही रोशनी दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके के साथ दरवाजे का पल्ला धीरे धीरे हिल रहा था। खट खट खट। अनामिका ने करवट बदली, लेकिन नींद टूट चुकी थी। उसका गला सूख रहा था। वो उठकर पानी पीने किचन की तरफ चली, लेकिन जैसे ही उसने रसोई के दरवाजे में कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। सामने टेबल पर खाना रखा था, पर यह वही खाना था जो उसने शाम को बनाया था, मगर अब उसकी खुशबू अजीब थी, जैसे उसमें कुछ मिला हो। प्लेट के पास एक पुराना पीतल का कटोरा रखा था और उसमें कुछ गाढ़ा काला तरल भरा था। अनामिका ने झट से पीछे हटकर कहा, ये यहाँ किसने रखा?
अचानक पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। तुम्हें सच जानने की जल्दी है, अनामिका, लेकिन सच के बदले तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वो पलटकर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ रसोई की खिड़की से आती ठंडी हवा और पर्दे का धीरे धीरे हिलना। सुबह होते ही अनामिका ने मायादेवी से बात करने की कोशिश की। माँ, कल रात मैंने किचन में अजीब चीज देखी। किसी ने हमारे खाने के पास कुछ रखा था और वो बिल्कुल जहरीला लग रहा था। मायादेवी ने बिना उसकी ओर देखे आटे को बेलते हुए कहा, तुम्हें हर जगह शक क्यों होता है? ये घर है, कोई डरावना जंगल नहीं। लेकिन अनामिका को महसूस हुआ मायादेवी के हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो झूठ बोल रही थी और शायद इस घर का कोई सच उनसे भी छुपा नहीं है। दोपहर में अनामिका को अलमारी में कुछ ढूंढते वक्त एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, इसे मत खोलो वरना पछताओगी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खोल ही दिया। अंदर से कुछ कागज निकले और एक धुंधली तस्वीर। तस्वीर में मायादेवी, एक अजनबी आदमी और अनामिका की जैसी दिखने वाली एक और लड़की खड़ी थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात, उस लड़की की आंखों में गहरा डर और उसके गले पर हल्के हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाने की कोशिश की हो। अनामिका ने तुरंत अपने पति रवि को कॉल लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने तय किया आज रात वो इस घर के राज का पीछा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात आई, सारे कमरे बंद, सब सो रहे थे, लेकिन आंगन के कोने से आती धीमी सी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वो धीरे धीरे उस तरफ बड़ी आवाज़ साफ होने लगी। कोई मंत्र पढ़ रहा था। और वहां अंधेरे में मायादेवी एक पुराने संदूक के सामने बैठी थी, हाथ में वही पीतल का कटोरा और उसमें से उठती धुआं जैसी भाप। अनामिका ने धीरे से कहा, माँ, ये सब क्या है? मायादेवी ने बिना पीछे देखे कहा, अगर ये जानना चाहती हो तो कल सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। अनामिका के कानों में मायादेवी की बात गूंज रही थी। कल सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। अंधेरे में उस पुराने संदूक से आती गंध और कटोरे से उठता धुआं जैसे उसकी सांसें रोक रहा था। माया देवी ने धीरे धीरे कटोरे में से कुछ उठाकर संदूक के अंदर छिड़का। अचानक अंदर से धातु के टकराने जैसी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। अनामिका की आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। माया देवी ने बिना मुड़े कहा, वो जिसकी वजह से ये घर अभी तक खड़ा है। अनामिका एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी माया देवी ने कटोरा पटककर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पागलपन और डर एक साथ तैर रहा था। बहुत देख लिया तूने, अब लौट जा अपने कमरे में, वरना। वो रुक गईं, लेकिन उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो किसी भी इंसान की रूह जमा दे। अनामिका चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ी। उसके दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी, नीले निशान वाली लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। क्या ये लड़की उस संदूक में है, या फिर उसने तय कर लिया सुबह का इंतजार नहीं करेगी, आज रात ही, चाहे जान चली जाए, इस संदूक को खोलेगी और सच्चाई सामने लाएगी। रात का सन्नाटा था। अनामिका बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बस वही संदूक और माया देवी का चेहरा घूम रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15। कमरे के बाहर गहरी खामोशी थी, बस हवा के साथ पुराने घर के लकड़ी के दरवाजे की चरर चरर सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बिना आवाजा किए वो बिस्तर से उठी। पैरों के नीचे ठंडी जमीन ने उसकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी। हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो उसी पुराने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा पहले से आधा खुला था और अंदर वही संदूक रखा था, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अनामिका ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गई। क्या सच में खोलना चाहिए? दिल धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से भारी पड़ गई। उसने हैंडल खींचा, चर्ररररररररर। ढक्कन उठते ही अंदर से एक सड़ी हुई भारी गंध बाहर फैली। अनामिका ने नाक ढक ली, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी अंदर जाते ही वो जम गई। अंदर एक पुरानी लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुईं और होंठों पर हल्की मुस्कान जमी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो चेहरा बिल्कुल अनामिका जैसा था। पीछे से अचानक माया देवी की आवाज आई, देख लिया, अब तुझे समझ आ गया कि तू यहाँ क्यों आई है। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन थी ये? लेकिन माया देवी ने सिर्फ एक बात कही, ये तू ही है, बस पिछली बार की।
अनामिका के कानों में मायादेवी की आवाज गूंजती रही, ये तू ही है, बस पिछली बार की। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांसें तेज हो गईं। पिछली बार? उसने डर और उलझन में पूछा। मायादेवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। इस हवेली में जो आता है वो सिर्फ मेहमान नहीं होता अनामिका, ये जगह समय को दोहराती है। तू यहाँ पहले भी रह चुकी है और यही तेरी मौत की जगह है। अनामिका पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श मानो ठोस नहीं रहा, जैसे धूल में बदल रहा हो। वो संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि संदूक के अंदर की लाश की आंखें अचानक पलक झपक गईं। उसका गला सूख गया। ये सपना है, ये सपना है, वो खुद को समझाने लगी। लेकिन तभी लाश ने हल्के से सिर घुमाकर उसे घूरा। मायादेवी की आवाज़ें ठंडी थी। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो चक्र को तोड़ या इसमें फिर से दफन हो जा। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस आ जा अपनी जगह पर। और अगले ही पल अनामिका ने महसूस किया कि किसी ठंडी नुकीली उंगलियों ने उसके टखने को पकड़ लिया है और नीचे खींचने लगी हैं। अनामिका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो लाश, वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान, सब कुछ उसका ही प्रतिबिंब था। उसकी सांसें टूटने लगीं। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो जिंदा हूँ। मायादेवी धीरे धीरे आगे आई। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होकर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई दूसरा जीव उसकी परछाई के साथ हो। तू सोच रही है कि तू यहाँ पहली बार आई है? अनामिका पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श पर बिछा पुराना कारपेट अचानक गीला महसूस हुआ। नीचे देखा तो लाल रंग का धब्बा फैल रहा था। धीरे धीरे वो धब्बा बढ़ता गया और उसी के साथ एक अजीब सी ठंडी भाप उठने लगी। मायादेवी ने झुककर फुसफुसाया, पिछली बार तू भाग नहीं पाई थी। अनामिका का पूरा शरीर कांपने लगा। पिछली बार? मतलब मैं यहाँ पहले भी। उसने पूरी बात पूछने की कोशिश की, लेकिन अचानक संदूक के अंदर की लाश की आंखें झपक गईं। अनामिका चीखने वाली थी कि लाश का हाथ उठकर धीरे धीरे संदूक के किनारे पर आ गया। उसके होंठों से हल्की टूटी फूटी आवाज निकली, भाग मत दोबारा। अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। मोबाइल की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में बस मायादेवी की धीमी खौफनाक हंसी गूंज रही थी और संदूक के अंदर से किसी चीज के रेंगने की आवाज पास आती जा रही थी। वो चौंक कर होश में आई, लेकिन अब कमरे में मायादेवी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और पीछे से बहुत हल्की फुसफुसाहट। इस बार तू बच नहीं पाएगी। अनामिका मुड़ी और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस कोने पर पड़ी, वो परछाई अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ी। अनामिका चीख भी नहीं पाई। वो परछाई इतनी तेजी से आई कि उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और अंधेरा पूरा कमरे को निगल गया। अंधेरे में सिर्फ कदमों की आवाज़, थक थक थक, और एक ठंडी सांस जो उसके कान के बिल्कुल पास महसूस हुई। तेरे साथ जो हुआ वो फिर से होगा। अनामिका ने झटके से हाथ बढ़ाकर फर्श पर टॉर्च ढूंढी, लेकिन तभी कुछ गीला सा उसके हाथ में लगा। उसने डरते डरते उंगलियों से महसूस किया। वो खून था और टॉर्च के ठीक पास एक टूटा हुआ लाल रिबन पड़ा था, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। अचानक उसके सामने बिजली की तरह एक दृश्य चमका। वो खुद पुराने जमाने के कपड़ों में इस हवेली के आंगन में खड़ी, और पीछे मायादेवी उसके गले में वही लाल रिबन बांधते हुए, मुस्कुराती हुई। फिर एक तेज चीख और अंधेरा। वो जैसे ही होश में आई, उसने महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने पूरी ताकत से हाथ झटका और पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने दीवार के सहारे खुद को संभाला, दीवार अपने आप घूम गई और वो एक गुप्त तहखाने में गिर गई। तहखाने में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उसके बीचों बीच एक पुराना लोहे का पिंजरा था। पिंजरे में एक इंसानी कंकाल, जिसके गले में वही लाल रिबन बंधा था। और फिर ऊपर से मायादेवी की आवाज गूंजी, तेरी जगह यही है अनामिका। उसने कांपते हाथ से लालटेन उठाई और पिंजरे के पास गई। जैसे ही रोशनी कंकाल के चेहरे पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। कंकाल का चेहरा उसके जैसा ही था। न, नहीं, ये मुमकिन नहीं, अनामिका बुदबुदाई। लेकिन तभी पिंजरे के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। क्यों मुमकिन नहीं?
तू यहाँ पहले भी मर चुकी है और फिर से मरेगी। लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई और उसने पीछे देखा। तहखाने की दीवार पर सैकड़ों पुराने धुंधले चित्र टंगे थे। हर चित्र में एक ही लड़की, कभी अलग कपड़ों में, कभी अलग जमाने में, जैसे हवेली की दीवारें टूट रही हों। और फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया और आवाज में एक अजीब गुर्राहट, तू मेरी अधूरी कहानी है और आज पूरी होगी। इसके साथ ही तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में बस चीख की गूंज रह गई। तू मुझसे क्या चाहती है? अनामिका की आवाज कांप रही थी। माया देवी ने हल्की हंसी भरी, तुझे याद नहीं? तू ही तो वो है जिसने मुझे अधूरा छोड़ा था। अनामिका हैरान, मैं तो तुझे पहली बार देख रही हूँ। पहली बार? माया देवी की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने पास पड़ी दीवार पर हाथ रखा और जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छूती हैं, दीवार पारदर्शी हो गई। अनामिका के सामने एक और समय खुल गया। सदियों पुराना गांव, धूल भरी पगडंडियां और एक छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर एक लड़की बैठी थी जो हूबहू अनामिका जैसी दिखती थी, लेकिन कपड़े पुराने जमाने के थे। वो लड़की माया देवी के पास बैठी रो रही थी। मैं वादा करती हूँ, अगली पूर्णिमा से पहले लौट आऊंगी और तेरा काम पूरा कर दूंगी। माया देवी ने धीरे से कहा, तू लौटी नहीं और मैं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई। अनामिका की सांस अटक गई। मतलब मैं वही हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो इस जिंदगी में पहली बार यहाँ आई हूँ। माया देवी उसके करीब झुककर फुसफुसाई, तेरी जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं हुई अनामिका, तू बार बार जन्म लेती है और हर बार मुझसे भाग जाती है। तहखाने की हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऊपर से किसी अदृश्य ताकत ने जमीन पर पुराने पन्ने गिरा दिए, जिन पर खून से लिखा था, इस बार अगर भागी तो तेरे पास अगला जन्म नहीं होगा। अनामिका के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मैं माया देवी का कौन सा अधूरा काम पूरा करने वाली हूँ? माया देवी पास आकर फुसफुसाई, हाँ, हर 100 साल में ये घर अपनी कुर्बानी खुद चुनता है। पिछली बार तू वही थी, लेकिन तब तू भाग गई थी। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। तो इस बार तुम मुझे जाने दोगी? माया देवी ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं, इस बार घर ने तुझे बुलाया है ताकि तू अपना अधूरा काम पूरा करे। अचानक वो संदूक खुद ब खुद हिलने लगा। अंदर की लाश के होंठ धीरे धीरे खुलने लगे और उनमें से एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाजें निकली, मुझे खत्म कर दो। अनामिका पीछे हट गई, लेकिन तभी चारों तरफ की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ लाश की आंखों में एक हल्की लाल चमक थी और माया देवी ने कहा, "श्श, अब फैसला तेरा है। या तो इसे मुक्ते ने कर या खुद इसकी जगह ले ले।" कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। बाहर तूफान और बिजली की आवाज गूंजने लगी। यहां से अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। अगर मैंने इसे मुक्त किया तो क्या मैं बच जाऊंगी? अनामिका ने कांपते स्वर में पूछा। माया देवी मुस्कुराए, कभी कभी मुक्ति देने वाला भी कैद हो जाता है। तभी संदूक जोर से हिलने लगा। ढक्कन धीरे धीरे अपने आप उठने लगा और अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका बाहर आया। लाश की आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और होंठों से एक लंबा डरावना वाक्य निकला, वो आ रहा है। कमरे की दीवारें अब टूटने लगीं। दरारों से काले साये जैसे हाथ बाहर आने लगे, जो हवा को पकड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। माया देवी ने फुसफुसाया, अनामिका, अब तेरे पास सिर्फ एक सांस का समय है। तय कर, इसे मुक्त करेगी या खुद इसकी जगह लेगी। और तभी कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि अनामिका की उंगलियां बर्फ की तरह नीली पड़ने लगीं। अगले पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई इंसान नहीं था। वो आकृति अनामिका के कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, तू ही चाबी है। अनामिका की टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। कमरे की एक एक मोमबत्ती एक साथ बुझ गई और अब केवल लाल आंखों की चमक रह गई। माया देवी चीख उठी, पीछे हट, ये तुझसे वो चाहता है जो किसी ने सदियों से नहीं दिया। अनामिका ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहता है? संदूक के अंदर पड़ी लाश ने एक ठंडी हंसी छोड़ी, तेरी सांस, तेरी आत्मा, तेरी जगह। तभी वो काले साए के हाथ दीवारों से निकलकर अनामिका के पैरों को पकड़ने लगे। ठंड ऐसी कि जैसे खून नसों में जम गया हो। माया देवी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर शब्द के साथ वो और कमजोर होती जा रही थी। बाहर बिजली कड़की,
और पल भर के लिए कमरे में उजाला हुआ अनामिका ने देखा। संदूक के ऊपर वही पुरानी डायरी रखी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, लेकिन शब्द खून से बने थे। और उसी वक्त माया देवी का गला किसी अदृश्य ताकत ने दबा दिया। उसकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगीं, सांसें रुकने गईं। अनामिका समझ गई, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उसका होगा। अचानक संदूक से निकलती आवाज ने कहा, बस अपना नाम बोल दे और सब खत्म। लेकिन अनामिका जानती थी, अपना नाम बोलना मौत से भी बदतर होगा। माया देवी आधी बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें अनामिका की ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अनामिका ने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका दिया और एक झटके में आगे लपकी संदूक के पास जाकर डायरी उठाई। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना खोला, कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। वो लाल आंखों वाला साया अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। पन्ने पर लिखा था, जो नाम लेगा वो उसका हो जाएगा, लेकिन अगर नाम के बदले उसका सच बोल दिया जाए तो वो सदा के लिए इस जगह में बंध जाएगा। अनामिका समझ गई, उसे अपना नाम नहीं, उसका सच बोलना होगा। वो कांपती आवाजों में बोली, तू इंसान था, तू लालच और धोखे में अपने ही खून का सौदा करने वाला पंडित था। तेरे पापों ने तुझे यहाँ बांध दिया। जैसे ही उसने ये कहा, कमरा हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गईं और वो साया दर्द से तड़पने लगा। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई हजारों कीलें एक साथ खींच रहा हो। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी वक्त संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तूने मेरा सच कहा, अब मैं तेरा सच जानूंगा। अनामिका के कदम थम गए। उसने अपने मन को संभाला और धीरे धीरे कहा, जो सच मैंने कहा है वही मेरी रक्षा करेगा। साया तेजी से बढ़ा और उसकी आंखों से आग निकली। वो चीखा एक चीख जो हवेली की दीवारों को हिला गई। लेकिन तभी संदूक से एक सफेद रोशनी फूट पड़ी। रोशनी ने कमरे को घेर लिया और उस काले साये को पीछे धकेल दिया। माया देवी, जो अब कुछ बेहतर लग रही थी, खड़ी हो गई। उसने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, तूने हिम्मत दिखाई बेटा, अब ये घर तुझसे डरता है। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा। कमरे की दीवारें फिर से ठीक होने लगीं। अनामिका ने सांस ली। क्या अब मैं आजाद हूं? माया देवी मुस्कुराई। हाँ, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये घर हमेशा नए सच छुपाए रखेगा। अनामिका ने बाहर के कमरे की ओर देखा। सुबह की पहली किरण आ रही थी और उसने महसूस किया कि वो जीती है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या सच हमेशा जीतता है? अनामिका ने मायादेवी का हाथ मजबूती से थामा और दोनों बाहर निकल गईं। हवेली की पुरानी दीवारों पर अब सुकून और शांति का एहसास था। मायादेवी का हाथ, बाहर सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, मानो अंधेरे की हर परत को जला रही हों। अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर और इन लोगों के लिए जीती हूँ जो सच को अपनाते हैं। उनके लिए कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। मायादेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये लड़ाई जीत ली अनामिका। अब इस घर में बस शांति और प्यार रहेगा। अनामिका ने अपने दिल में ठाना, मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ या डर की गिरफ्त में नहीं आऊंगी। जो सच है वही मेरा रास्ता होगा। हवेली के बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दी और आसपास के पेड़ झूम रहे थे। एक नई सुबह थी, नए विश्वास के साथ। और अनामिका ने जाना, सच्चाई चाहे कितनी भी अधूरी और दर्दनाक क्यों ना हो, अंत में वही जीतती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हाइप बटन को जरूर दबाएं। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पर इससे बहुत मदद होगी मेरी। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।